बताएंगे आप। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ, यानी बच्चों का जो विकास है वो कौन से सिद्धांत का अनुसरण करता है। हमें पता है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एक अपने आप में टॉपिक है, अभी कल परसों ही, आई थिंक आज ही हमने कंप्लीट किया बैच में, सीटेट वाले तो बाकी में हो चुका होगा। तो अगर हम बात करें तो विकास के सिद्धांत, विकास एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, उसको समझने के लिए कुछ सिद्धांत लगते हैं, कुछ नियम लगते हैं। जैसे देश एक बहुत बड़ी अपने आप में एक तंत्र है, तो उसको समझने के लिए, इजी बनाने के लिए हमने क्या किया, हम कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के आए, कुछ नियमों को लेकर के आए। तो इसी तरह से प्रिंसिपल्स भी डेवलपमेंट को ठीक से समझने में हमारी मदद करते हैं और हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं डेवलपमेंट के बारे में। तो इसके प्रिंसिपल्स में से कौन सा एक प्रिंसिपल सही है? सैकड़ों प्रिंसिपल हैं जिसमें से 10, 12, 15 हम करते हैं। तो यूनिफॉर्मिटी का पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी यानी एक रूपता, यानी डेवलपमेंट में यूनिफॉर्मिटी होती है। यूनिफॉर्मिटी किसकी? सबके लिए एक रूप है? नहीं भाई, डिफरेंसेस भी हैं। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न लिखा होता तो हम कह देते यही ऑप्शन ठीक है। एक रूपता किसकी? पैटर्न की, कि पहले बच्चा खड़े होना सीखता है, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा, उससे पहले बैठना सीखेगा। ऐसा नहीं हो सकता पहले बच्चा दौड़ना सीख ले बाद में चलना सीखे, है ना। तो वो पैटर्न तो सेम है सारी दुनिया के बच्चों के लिए, कि सारी दुनिया में बच्चों के पहले दूध के दांत आते हैं, बाद में पक्के दांत आते हैं। ये पैटर्न है डेवलपमेंट का, यूनिफॉर्म है, सबके लिए एक जैसा है, जैसे यूनिफॉर्म होती है स्कूल में। लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हैं। यूनिफॉर्मिटी हर चीज में थोड़ी है। इवन चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट हर एक कल्चर में सेम नहीं है ना। तो ये बात कहना गलत होगा, खाली यूनिफॉर्मिटी लिखने से काम नहीं चलेगा, तो ये गलत हो जाएगा। वन डायमेंशनैलिटी, भाई मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है विकास। ये पहले दिन ही हम डिस्कस करते हैं क्लासेस में, इवन जो डेमो क्लास थी यूट्यूब पे उसमें भी मैंने आपको बताया था, एक आयामी नहीं होगा, बहुआयामी होगा, और एक रूपता पैटर्न की है, ना कि ओवरऑल। लीनियरिटी नहीं हो सकती अगर कोई भी प्रोसेस है, यानी प्रक्रिया है, चाहे वो सामाजिकरण की प्रक्रिया हो, चाहे वो अधिगम की प्रक्रिया हो, चाहे वो विकास की प्रक्रिया हो। ये एक रेखीय नहीं हो सकते, स्ट्रेट लाइन में नहीं चल सकते, ये स्पाइरल होते हैं, यानी वर्तुलाकार होते हैं, आगे पीछे चलते हैं। तो रेखिता नहीं होगी, वो तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, जैसे मूवीज में दिखाते हैं भाई डेथ हो जाती है स्ट्रेट लाइन पे। तो ऐसा थोड़ी है कि व्यक्ति सिर्फ 2 + 2 4 होते जाएंगे डेवलपमेंट में या लर्निंग में। किसी दिन आप ज्यादा सीखते हैं, किसी दिन कम सीखते हैं, आगे पीछे ये प्रक्रिया चलती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सिद्धांत है, ये बात एकदम सही है, जिसको हम हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट से भी जोड़ सकते हैं, कि व्यक्ति जो है, व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है अपने रूप रंग, यानी अपने रूप रंग, साइज, शेप, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, सबकी रुचि सेम नहीं होती, सबका इंटेलिजेंस का स्तर सेम नहीं होता, तो बहुत सारी चीजों में एज सेम नहीं होती, तो बहुत सारी चीजों में विभिन्नता पाई जाती है, यानी व्यक्तियों में विभिन्नता पाई जाती है। मुझे सेब पसंद है, जरूरी नहीं आपको सेब पसंद हो, आपको संतरे पसंद हो सकते हैं, आपको कुछ और पसंद हो सकता है। तो ये क्या हुआ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मामला है, और जो प्रिंसिपल में आता है डेवलपमेंट के, तो डी ऑप्शन ही सही है। पहला ऑप्शन आपको फंसाने के लिए था, यूनिफॉर्मिटी देख के कई लोग टिक लगा देंगे, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, असर्शन और रीजन, कथन और कारक वाले प्रश्न खूब आते हैं पेपर में, 4, 5, 6 तक भी आ जाते हैं 30 में से। असर्शन क्या है? कोर्स ऑफ अ चाइल्ड्स फिजिकल डेवलपमेंट इज टोटली डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी एक बच्चे के शारीरिक विकास की जो दिशा है कि शरीर ऐसे विकसित होगा, पूरी तरह से जन्म के समय ही निश्चित हो जाती है। फिजिकल कोर्स ऑफ अ चाइल्ड्स फिजिकल डेवलपमेंट, यानी शारीरिक विकास पूरी तरह से सुनिश्चित है समय के, जन्म के समय ही। जबकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, खाना कैसा मिलेगा, एनवायरमेंट कैसा मिलेगा, कैसी ट्रेनिंग मिलेगी बच्चे को, हेरिडेटरी गुण तो चलो पहले से निर्धारित होंगे, तो ये हम नहीं कह सकते कि भैया ये निर्धारित हो जाता है जन्म के समय पे, बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। हेरिडिटी इज द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। हेरिडिटी एकमात्र फैक्टर है, यानी आपकी आनुवंशिकता, आपका जेनेटिक्स, जिसकी वजह से डेवलपमेंट होता है। दोनों ही बातें सिरे से नकार दी जाएंगी क्योंकि गलत है। भाई सुनिश्चित हो जाएगा जन्म के समय, फिर एनवायरमेंट का कैसे आपको पता है? अगर बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी तो वो स्पोर्ट्स में भी जा सकता है, अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, अच्छा पोषण मिलेगा तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा, नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। हम कैसे डिटरमिन कर दें जन्म के समय? वो तो जन्म के बाद की बातें हैं ना, जन्म के समय तो सिर्फ हेरिडिटी ही फिक्स्ड है। तो ये दोनों बातें गलत हैं, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस में तो ईज रहती है हमें कि दोनों ही गलत है, तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है कि आर सही है कि ए सही है, दोनों ही गलत है, जो कि आप लोग 73% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ये कह रहा है ड्यूरिंग मिडल चाइल्डहुड। मिडल का मतलब है 5 से 11, 5 से 8, मतलब अर्ली और लेटर के बीच की स्थिति है मिडल चाइल्डहुड। तो मिडल चाइल्डहुड यानी मध्य बाल्यावस्था के दौरान डैश इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, continues to play an important role but secondary agency of socialization। अब आपको पता है प्राइमरी एजेंसी सिर्फ फैमिली ही हो सकती है या फिर आपके क्लोज रिलेटिव हो सकते हैं, डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, बट फैमिली तो निश्चित है कि प्राइमरी में ही आएगा।
ठीक है ना। तो ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड फैमिली द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन कंटिन्यूज टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, बट सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, जो कि आपके आस पड़ोसी हो सकते हैं, दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने मध्य बाल्यावस्था लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप पढ़ेंगे मध्य बाल्यावस्था के दौरान डैश, जो कि सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। क्या है सामाजिकरण का? ऑप्शन पे जाइए। परिवार, पीयर्स हैं प्राथमिक कारण, मीडिया है, विद्यालय है, नहीं, ये सब सेकेंडरी है, गौड़ है। तो आपको एक ही ऑप्शन बचता है, बाकी ऑप्शन तो अपने आप ही हट गए। सेकंड ऑप्शन चेक करने की भी जरूरत नहीं है ना, कि फैमिली ही प्राइमरी है, बाकी कहीं और तो फैमिली है ही नहीं, तो प्राइमरी तो फैमिली होती है, सेकेंडरी बाकी सब आ जाएंगे। नेबरहुड का, प्रेस का, मीडिया का, स्कूल का, स्कूल तो 100% ही सेकेंडरी होता है। तो प्राथमिक जो कारक है कि समाज के नियम कायदे कानून कैसे सीखेंगे, तो सबसे पहले परिवार मिनिएचर वर्जन है समाज का छोटा रूप है, तो वहीं से सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एज पर जीन पियाजे के अनुसार चिल्ड्रन एक्वायर द एबिलिटी टू परफॉर्म एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, अमूर्त चिंतन। जैसे ये वर्ड एब्स्ट्रैक्ट आ जाए समझ जाओ लास्ट स्टेज की बात हो रही है, फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15 वर्ष। पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF से आपको याद रखना होता है। सेंसरी मोटर जन्म से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 और फॉर्मल ऑपरेशनल 11 to 15 ईयर्स। ये 4 स्टेजेस हैं। सम पीपल कांट फोकस से आप याद रख सकते हो, सिंपल फंडे मैंने आपको बताए हुए हैं। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है। अगर लॉजिकल थिंकिंग सबसे पहले कब आती है, तो लॉजिक सबसे पहले कॉन्क्रीट में आता है 7 से 11 में, ठीक है ना। ये SPCF यही सीक्वेंस है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल। बात इतनी सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। निशा आप पोल दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। देखिएगा, इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत परेशानी, दर्द, समस्या, कहीं कुछ हो रहा हो तो बताओ। कोई कह रहा मैम आप वही एक चीज बार बार पढ़ाते बोर नहीं होते? देखिए थोड़ा बहुत तो होता ही है ऑफ कोर्स, अब सिलेबस आपका सीटेट में चेंज ही नहीं हो रहा है तो क्या ही कर सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, आप क्रिएटिविटी जिसको कहते हैं, हर बार सेम चीज नए तरीके से बताई जा सकती है, नए एग्जाम्पल्स का प्रयोग किया जा सकता है, तो बहुत ज्यादा बोरियत तो नहीं, बट थोड़ी बहुत तो कभी कभी लगता है कि यार सिलेबस चेंज कर दो, जब चेंज हो ही सकता है तो, है ना। तो अब तो आपको भी याद हो गया कि क्या पूछा है और क्या जवाब देना है, तो ये तो नेचुरल है, टीचिंग में ये चीज तो होती ही है ना। अब ये तो वैसी सी ही बात है कि बस अब मैं इस पर ज्ञान देने का मन नहीं कर रहा मेरा, कभी और दूंगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो कि किसी से आप पूछो किसी भी काम में रेपिटेशन तो होता ही है ना। विराट कोहली से ये थोड़ी पूछो कि बैट घुमा घुमा के बोर नहीं होते हो क्या, है। तो नई चीजें भी होती हैं, हर बार आप लोग पहली बार पढ़ रहे होते हैं कई बार, तो उस तरह से समझाने में मजा आता है। ये तो ड्यूटी है ना कि आपको हेल्प मिलेगी इस चीज से, तो करने में मजा आएगा इस चीज को, चाहे रिपीट हो रहे हो टॉपिक्स, हर बार नए तरीके से नई डेप्थ में जाके समझाएंगे। देखिएगा, इन जीन पियाजे's थियरी the tendency to see the world and the experiences of others from one's own viewpoint is referred to as। जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, बताइएगा। यानी सी द वर्ल्ड एंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स फ्रॉम वंस ओन व्यू पॉइंट, यानी आप दुनिया को अपनी ही नजर से देख रहे हैं, अपने ही व्यू पॉइंट से देख रहे हैं। इसको ईगोसेंट्रिसिज्म कहते हैं। एनिमिज्म क्या होता है? एनिमिज्म होता है जीववाद, जब आप नॉन लिविंग चीज को लिविंग मानते हैं, यानी निर्जीव चीज को। जब आपको लगे पेन में भी जान है ना, पेन से चोट लगी है, बच्चे को जमीन से चोट लगी, हम कहते हैं चींटी मर गई, उसको लगता है इसमें भी जान है। टेबल से चोट लगी है, वो लगे अरे टेबल को पीट दिया, मेरे बच्चे को मारेगी, तो वो क्या है? एनिमिज्म, यानी जीववाद। उसको लग रहा है नॉन लिविंग चीज में भी जान है, नॉन लिविंग को भी वो लिविंग समझता है। तो ये आत्मकेंद्रियता है, जब वो खुद को सेंटर में लगता है, उसको लगता है जो चीज मुझे पसंद है वही मेरे पिताजी को होगी, वही मेरी माताजी को होगी। अडेप्टेशन है, जब आप सिचुएशंस में अडेप्ट कर रहे हैं। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन इसी के अंदर आता है। एनिमिज्म, इक्विलिब्रेशन है बैलेंस का स्टेट, जो आपके दिमाग में और जो दुनिया में है, दोनों क्या है? बैलेंस में है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई? अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग्स थियरी, कोहलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट है, कम से कम 2 क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 2 बार से, अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन सबसे मतलब मिनिमम एक क्वेश्चन तो आएगा ही। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार द लेवल इन विच मॉरल अंडरस्टैंडिंग इज बेस्ड ऑन रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट एंड द पावर ऑफ अथॉरिटी फिगर्स इज कॉल्ड। यानी वह स्तर नैतिकता का, सही और गलत का वह स्तर, जहां बच्चा सही और गलत इस बात से निर्धारित करेगा कि बाहर से डांट पड़ेगी अथॉरिटी से या नहीं, पनिशमेंट मिलेगी कि रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये पहला ही स्तर है, प्री कन्वेंशनल लेवल कहते हैं उसको, पूर्व पारंपरिक अवस्था। सिंपल बात है, इसमें 2 लेवल हैं, एक पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, दूसरा है म्यूचुअल एक्सचेंज, जिसको टिट फॉर टैट कहते हैं। हर एक लेवल पे 2-2 स्टेजेस हैं, टोटल 6 स्टेजेस हैं, 3 लेवल हैं, ठीक। प्री
प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, फॉर्मल कन्वेंशनल कुछ नहीं होता। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहां सही हो गया, आसान सा जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, द इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल टूल्स सच एज लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैज बीन प्रपोज्ड बाय डैश इन हिज डैश। संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक साधन, भाई संस्कृति से भाषा मिलती है, आप जिस संस्कृति से हैं उसी तरह की भाषा बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये जो सांस्कृतिक साधन है भाषा, इसको महत्व दिया गया है किसने, अपनी किस थियरी में। आपको पता है सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, SCL, जैसे BPL कार्ड होता है ऐसे आपको याद किया कराया हुआ है SCL, समाज, संस्कृति और भाषा, ये 3 बात कहां हुई है, पियाजे की थियरी में नहीं, वाइगॉस्की की थियरी में, ठीक है ना। तो हैज बीन प्रपोज्ड बाय लेव वाइगॉस्की, वाइगॉस्की सब जगह पे, पियाजे वाला ऑप्शन हटा दीजिए, तो 2 ऑप्शन हट गए, सिर्फ 2 बचे। भाई ये दोनों हट गए ना, क्योंकि सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज की बात हो रही है, भाषा की बात हो रही है, कल्चरल टूल्स की बात हो रही है, पियाजे तो करते नहीं है इस तरह की बातें। तो वाइगॉस्की इन हिज व्हाट, सोशियो कल्चरल थियरी। अब इसलिए इनका नाम याद होना जरूरी है, जिसको ये नहीं पता कि वाइगॉस्की की थियरी को कहते क्या है तो गड़बड़ होगी। सोशियो कल्चरल अप्रोच कहते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं, जबकि ये थियरी किसकी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, दिमाग के विकास की। पियाजे की थियरी को तो हम कहेंगे पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। बट वाइगॉस्की की थियरी का नाम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत नहीं है, उनकी थियरी का नाम सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है या अप्रोच है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां व्यवहारवादी, भाई बिहेवियरिस्टिक तो है ही नहीं, वाइगॉस्की क्या है, रचनावादी हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, तो पहला ही ऑप्शन यहां सही हो गया। चीजों को समझना है, रट्टे नहीं लगाने हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी पेपर में, क्योंकि नए तरीके से पूछेगा और आप घूम जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, लेव वाइगॉस्की प्रपोज्ड दैट चिल्ड्रन, लेव वाइगॉस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे, पहला ऑप्शन है लर्न पैसिवली थ्रू दी प्रोसेसेस ऑफ रेपिटेशन एंड रिकॉल। देखो बच्चों को कभी भी पैसिव नहीं रख पाएंगे वाइगॉस्की, क्योंकि वो एक्टिव रखेंगे, चाहे पियाजे हो चाहे वाइगॉस्की हो, रचनावादी हैं दोनों, तो बच्चे को रचना करने पे फोकस कराएंगे, एक्टिव रखने पे फोकस करेंगे, सक्रिय रखने पे, पैसिव नहीं रख सकते हैं बच्चे को। बच्चा जहां पैसिव है, निष्क्रिय, इसका मतलब वाइगॉस्की बात नहीं कर रहे उसके बारे में, या पियाजे बात नहीं कर रहे। कोई भी नहीं कहेगा कि बच्चे को निष्क्रिय रखो, स्पेशली आज के समय में अगर कोई भी जवाब आपको पैसिव रखने को कह रहा है बच्चे को, वो आंसर गलत है। गो थ्रू 8 सीक्वेंशियल स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, के संज्ञानात्मक विकास के 8 क्रमिक चरण दिया, 8 स्टेजेस दी है इन्होंने। वाइगॉस्की ने कोई स्टेज नहीं दी, ये तो कह रहे हैं कॉन्टिन्यूअस है डेवलपमेंट, एज की तो इन्होंने बात ही नहीं की। पियाजे ने दिए वो भी 4 स्टेजेस, 8 नहीं। 8 स्टेजेस किसने दिए, एरिक्सन ने, बट आपके लिए सीटेट में काम का नहीं है ना, और वो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की नहीं है, वो उनकी साइको सोशल स्टेजेस हैं विकास की। थर्ड है हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल दैट इंक्लूड्स थिंग्स दैट दे आर एबल टू डू विद सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, यानी वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे के विकास में बहुत सारी संभावनाएं हैं जिनमें वो चीजें शामिल होती हैं जो दूसरों के समर्थन में, यानी अगर आपको किसी क्वेश्चन पे आप अटक रहे हैं, किसी से आपने हेल्प ले ली, लेट्स लर्न पे वो टॉपिक समझ लिया, तो ये आपके लिए स्कैफोल्डिंग हो गई, है ना। तो ये है जो वाइगॉस्की जिसकी बात करेंगे कि पोटेंशियल है व्यक्ति में, यदि सपोर्ट मिल जाए, सपोर्ट को क्या कहते हैं, टेम्परेरी सपोर्ट को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन है आर बॉर्न विद फिक्स्ड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, ये कह रहे हैं कि जन्म के समय ही निश्चित बौद्धिक क्षमता होती है कि वो बढ़ ही नहीं सकती, यानी जन्म के समय या तो बच्चा आइंस्टीन पैदा हो जाएगा या फिर बिल्कुल बुद्धू होगा। बुद्धू बोले तो बिल्कुल उसका मेंटल पावर्स जो है एकदम खत्म होंगी, 0 to 25 IQ के टाइप की बात होगी, वो नहीं है यहाँ पे। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये कह रहे हैं आप पोटेंशियल को बढ़ा सकते हो, अपना दिमाग आपका विकसित होता है इसके साथ, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा फटाफट से, ये क्या कहता है, इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम, प्रगतिशील कक्षा, लर्निंग बाय डूइंग याद कीजिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन याद कीजिए, बाल केंद्रित शिक्षा जहां बच्चा सेंटर में है। आपको 3 फंडे बताए हुए हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन के या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के, CCL, यानी ये मानती है कि बच्चा जन्म से ही क्यूरियस है, जिज्ञासु है, जन्म से क्रिएटिविटी की क्षमता रखता है, क्रिएटिव है यानी रचनात्मक है, कुछ नया करने की क्षमता के साथ पैदा होता है, और एबिलिटी टू लर्न, L फॉर एबिलिटी टू लर्न, सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है। ये 3 बातें प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी प्रगतिशील शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा मान के चलती है, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन कौन है, जॉन डुई या जॉन डीवी, जिन्होंने शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में स्कूल्स खोले जिनको लैब स्कूल्स कहा गया, यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल्स कहा गया। ये पेपर में आ चुका सीटेट में, लैब स्कूल किसको कहा गया, तो प्रोग्रेसिव स्कूल्स को लैब स्कूल्स कहा गया। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, ये नहीं है कि अब नहीं पूछा जा रहा तो पूछा नहीं जा सकता, सिलेबस में ही है ना। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका कैसी होगी, जो बच्चों को एक्टिव रखे, फॉलोज लर्निंग बाय डूइंग, मिल गया हमें अपना आंसर, बेस्ड ऑन दी चाइल्ड्स इंटरेस्ट, बच्चे की रुचि के हिसाब से बच्चे को एक्टिव रखे। फिर भी बाकी 3 ऑप्शन पढ़ेंगे,
इसमें सबने 91% लोगों ने जवाब सही दिया है। फॉलोज द पेडागोजी ऑफ रेपिटेड प्रैक्टिस एंड मेमोराइजेशन। देखो ये रट्टा लगवाना, मेमोराइज कराना, ये बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं है। एंश्योर्स दैट ऑल टीचिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स एग्जामिनेशन, सिर्फ एग्जाम पे बेस्ड हो सारी टीचिंग। प्रमोट्स कॉम्पिटिशन, नहीं, कोऑपरेशन को प्रमोट करना है, ना कि प्रतिस्पर्धा को। गला काट प्रतिस्पर्धा हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, ठीक है ना। बच्चों के केस में स्पेशली बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करना, बच्चों को सेंटर में रखना, बच्चों को एक्टिविटी कराना। बच्चा जहां एक्टिव है वो ऑप्शन आपके लिए सबसे बेहतर है। ये एक सिंपल फंडा है जो पेडागोजी में लगभग हर क्वेश्चन पे लागू हो जाएगा। क्वेश्चन, और मैं कई साल से ये बात करते हुए आ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ, खुद को समझने की क्षमता, एंड नो वंस थॉट्स, खुद के विचारों को समझने की क्षमता या जानने की क्षमता, खुद के इमोशंस कि मुझे खराब महसूस हो रहा है, अच्छा महसूस होता है, कब अच्छा महसूस होता है, कब खराब महसूस होता है, किस चीज में मैं एंजॉय करता हूं, कौन से सब्जेक्ट को, ये सारी जो क्षमता है, ये जानने की क्षमता अपने बारे में, ठीक है ना रागिनी। फीलिंग, अपनी फीलिंग्स को, अपने मोटिव्स को, ये किस में आएगी? खुद की बात चल रही है, सेल्फ, ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस में आएगी। सेल्फ की बात इंट्रापर्सनल में आएगी। ये तो सिंपल आंसर है इसका, इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल, यहां अदर्स लिखा होता, दूसरों के विचार, यहां खुद की जगह दूसरों की बात होती तो इंटरपर्सनल हो जाता, है ना, अंतरवैयक्तिक हो जाता। ये अंतःवैयक्तिक है, यानी खुद को जानना, इसमें फिलोसोफर्स आ जाएंगे। इंट्रापर्सनल, इंट्रा मतलब सेल्फ, खुद के इमोशन, खुद की फीलिंग्स, है ना, फिलोसोफर्स टाइप के लोग इसमें आएंगे। अगर हम बात करें म्यूजिकल इंटेलिजेंस की, तो जो म्यूजिक की धुन बना सके। स्पेशल इंटेलिजेंस में आप विजुअल स्पेसेस को समझ पाते हैं, आर्किटेक्ट वगैरह आ जाएंगे। म्यूजिकल में AR रहमान, सोनू निगम, लता जी। सोशल इंटेलिजेंस, ये हमारी जो हार्वर्ड गार्डनर की थियरी है उसमें अलग से नहीं है, इंटरपर्सनल में ही सोशल इंटेलिजेंस शामिल हो जाएगा। तो ये हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस है, बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिसमें 8 प्रकार की बुद्धि है एज पर NCERT। सोशल मीडिया, सॉरी, इस पे गूगल वगैरह पे मत फोकस कीजिएगा, NCERT 8 ही मानती है। आपको इंटरनेट वगैरह पे कई लोग ये भी बता देंगे 11 हैं, 12 हैं, ऐसे तो बहुत सारी हैं, 13 भी हैं, बट आपके काम की 11 हैं जो NCERT में गिवन है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसको MI का सिद्धांत कहते हैं, गार्डनर ने दिया है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं गार्डनर। बहुबुद्धि की बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बुद्धिमान हो सकते हैं। इन्होंने IQ को नकारा कि जरूरी नहीं है कि हर बच्चों को आप सेम तरीके से पढ़ाइए, जिसमें जो बुद्धि है उस चीज पे फोकस कीजिए। जैसे 8 प्रकार है, आपको पहचानना है कौन सी बुद्धि किससे जुड़ी हुई है। जैसे ये बॉडी स्मार्ट, बॉडी स्मार्ट किसको कहेंगे? बॉडीली काइंस्थेटिक को, ठीक है ना। ये है पीपल स्मार्ट, पीपल स्मार्ट इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को। वर्ड स्मार्ट, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस को, भाषिक बुद्धि। लॉजिक स्मार्ट, लॉजिको मैथमेटिको, गणितीय बुद्धि। सेल्फ स्मार्ट, इंट्रापर्सनल, जो अभी क्वेश्चन में था। नेचर स्मार्ट, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। पिक्चर स्मार्ट, विजुअलिस्टिक या विजुअल या स्पेशियल इंटेलिजेंस, जिसमें आर्किटेक्ट या आपके इंटीरियर डेकोरेटर, गूगल वाली दीदी, ये सब आ जाएंगे, है ना। म्यूजिक स्मार्ट, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो ये आपको समझना है कौन किसमें स्मार्ट है। 8 प्रकार की इंटेलिजेंस यहां पे गिवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, वाइगॉस्की से ही क्वेश्चन है और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की, यानी वाइगॉस्की की अगर हम माने तो पहला ऑप्शन है लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, यानी भाषा और संज्ञान, भाषा और दिमाग का विकास आपस में जुड़े हुए नहीं है, जबकि वाइगॉस्की ऐसा नहीं कहते। वो तो कह रहे हैं ये जो दिमाग का विकास है ये भाषा, समाज यानी सोसाइटी, कल्चर यानी संस्कृति और लैंग्वेज की वजह से ही हो रहा है। तो वो तो इंटर रिलेटेड कहते हैं, वो नहीं कहते ऐसा कि इंडिपेंडेंट है। लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट टेक प्लेस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। भाषा का दिमाग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये बात एकदम गलत है। ये तो लैंग्वेज को ह्यूमंस का ग्रेटेस्ट टूल कह रहे हैं, एक यंत्र कह रहे हैं जिसके माध्यम से हम अपनी समझ को विकसित कर सकते हैं। ये लैंग्वेज ही तो है जिसके माध्यम से मैं आपको अपनी बात समझा पा रही हूँ, आप अपनी बात कह पा रहे हैं कमेंट्स में, किताबें पढ़ के आप अपनी समझ विकसित कर पा रहे हैं, है ना, किसी की ज्ञान की बातें सुन करके, है ना। कोई भी आप अच्छी से अच्छी किताबें किसके माध्यम से पढ़ पा रहे हैं? भाषा के माध्यम से। किसी से चर्चा कर पा रहे हैं, आपका दिमाग बेहतर हो रहा है, कैसे? भाषा के माध्यम से। तो भाषा तो हमारी समझ को विकसित करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एज पर वाइगॉस्की। लैंग्वेज फैसिलिटेट्स दी शेयर्ड एक्सपीरियंसेस नेसेसरी फॉर बिल्डिंग कॉग्निटिव प्रोसेस, यानी आपके संज्ञान, आपकी समझ को बेहतर करने के लिए भाषा हमें अनुभव प्रदान करती है, हमें हेल्प करती है। ये बात एकदम सही है। फोर्थ ऑप्शन क्या है? लैंग्वेज डेवलपमेंट टेक्स प्लेस आफ्टर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ऐसा इन्होंने नहीं कहा कि पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसके बाद आएगा। इन्होंने कहा है क्या? वो तो थॉट और लैंग्वेज की बात है, और इन्होंने कहा लर्निंग से कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये नहीं कहा कि पहले लर्निंग ही होगी और फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा जाकर के।
या भाषा का ही, लर्निंग में सिर्फ लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं आता, लर्निंग किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो ये बात बन नहीं पा रही है, इसलिए थर्ड ऑप्शन ही यहां सही है। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए अच्छे ऑप्शंस दिए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। ये कहता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, और क्या है भाई आपका एज लर्निंग। ये 3 प्रकार जरूर पूछे जाते हैं, इनमें से 3 में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। अधिगम के आकलन करने में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? पहला ऑप्शन है कैटेगराइजेशन एंड लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट्स इन सेम एबिलिटी। जब ये लेबलिंग आ गया, ये अपने आप में गलत है, बच्चों पे ठप्पा लगाना, ये फास्ट आता है, ये इंटेलिजेंट है, ये बुद्धू है, ये गलत तरीका है। अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट्स थिंकिंग, बच्चे सोचते कैसे हैं, इस प्रक्रिया को समझना। पॉजिटिव बात है, बच्चे के पक्ष में है, तभी तो हम आकलन कर रहे हैं सीखने के लिए, ताकि उसको कल सिखा सकें, फीडबैक के लिए आकलन है ना। थर्ड है फाइंडिंग आउट रेडीनेस लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी आप टेस्ट ले रहे हैं बच्चे का, जांच रहे हैं उसको, इसलिए कि आपको पता लगे कि वो कितना तैयार है किसी चीज को सीखने के लिए। दोनों बातें पॉजिटिव है, लेबल करना नेगेटिव है। सिंपली सेकंड और थर्ड सही आंसर हो गया, सेकंड। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ये क्या कह रहा है भाई, देखना एक बार, बॉयज और गर्ल्स की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि जो लड़के हैं वो तो बुद्धिमान होते हैं और लड़कियां तो सिर्फ आज्ञा का पालन करने के लिए बनी हैं। ये कैसी बात है? ये बेवकूफी की बात है, जिस बेवकूफी को हम क्या कहेंगे, स्टीरियोटाइप कहेंगे, ठीक है ना। तो इसका जवाब तो आप लोग वैसे ही दे देंगे, तो आप अब उतने समझदार हो ही गए। स्टेटमेंट दैट बॉयज आर इंटेलिजेंट वाइल गर्ल्स आर कंप्लायंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यह है कथन कि लड़के बुद्धिमान होते हैं जबकि लड़कियां आज्ञाकारी होती हैं। ये किसका उदाहरण है भाई? दोनों ही इंसान है ना, दोनों में दिमाग होगा, दोनों में तर्क करने की क्षमता होगी, दोनों में डिसीजन मेकिंग होगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जितनी भी चीजें दोनों में होती हैं। बल्कि हम कहते हैं गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज, यानी रिसर्च ये मानती है पूरी तरह से कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा जल्दी मैच्योर होती हैं। मैच्योर होती हैं वो हर तरह से होगा, उसमें चाहे उनके थिंकिंग हो, रीजनिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, डिसीजन मेकिंग हो, मेमोरी हो, परसेप्शन हो, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, तो लड़कियों में भी है लड़कों में भी है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि लड़कियां सिर्फ आज्ञा पालन के लिए बनी है। अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें समाज का बहुत बड़ा योगदान है, ये बाय डिफॉल्ट नहीं है, हमारे अंदर नेचुरल नहीं है ये चीज। तो ये क्या हुआ, ये एग्जाम्पल है किसका, जेंडर स्टीरियोटाइप का, क्योंकि ऐसा मानते आए हैं कुछ लोग, है ना। जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है कि प्री कंसीव्ड नोशन है, ठीक। इक्वालिटी इसमें कुछ नहीं है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इक्विटी तो बिल्कुल नहीं है दूर दूर तक भी। इक्विटी जब हम नीड के हिसाब से समझ रहे हो चीजों को, अभी कल परसों ही पढ़ा था ना टॉपिक बैच में। असेसमेंट शुड बी, आकलन किस प्रकार का होना चाहिए ये पूछा है। ओनली क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक के इतने % नंबर आए ऐसा होना चाहिए आकलन, या फिर कॉम्प्रीहेंसिव व्यापक, यानी उसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों हैं, स्कोलेस्टिक यानी शैक्षिक व सहशैक्षिक। सहशैक्षिक क्या है, बच्चे का दौड़ना भागना कूदना, उसकी हॉबीज सब कुछ है, और आपके सब्जेक्ट्स भी हैं, दोनों को मिला करके यानी कॉम्प्रीहेंसिव व्यापक मूल्यांकन। सीसीई यही कहता है ना, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव। स्टैंडर्डाइज्ड में तो सिर्फ आप एक ही तरीके से मापेंगे, समेटिव क्यों, फॉर्मेटिव भी होना चाहिए जिसमें फीडबैक मिले। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ व्यापक होना चाहिए, सिंपल बात है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा फटाफट से। ये क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है व्हाई शुड चिल्ड्रन बी असेस्ड, बच्चों का आकलन करें क्यों, हम उनका टेस्ट लें क्यों, जांचें क्यों, मूल्यांकन क्यों करना है बच्चों का भाई, ताकि पता लग सके कहां कमियां हैं, कैसे इंप्रूव करेंगे, आगे कैसे बेहतर सीख सकते हैं, फीडबैक के लिए, है ना। तो पहला ऑप्शन है टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए। कंपेयर करना एकदम नेगेटिव बात है, लेबल करना, कॉम्पीट कराना बच्चों को, एकदम खराब बातें हैं ये, ठीक। कंपेयर कराने से थोड़ा ना इंप्रूवमेंट हो जाएगी। टू एन करके शर्मा जी के बेटे से अच्छा कर लो, वर्मा जी की बेटी से अच्छा कर लो, कंपटीशन को बढ़ावा देना, जी नहीं, ये नेगेटिव टर्म्स हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स वाले सेशन में हम ये करेंगे। टू आइडेंटिफाई एंड लेबल स्लो लर्नर्स, जो बच्चे धीमे सीखते हैं उन पर ठप्पा लगा दोगे तुम तो धीमे सीखते हो, नहीं, इनमें सब में नेगेटिव है, बस फोर्थ ऑप्शन ही एक पॉजिटिव बचता है। टू इंप्रूव द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सुधार की कहां आवश्यकता है, कहां टीचर अपने मेथड्स को परिवर्तन लाए, अपने मेथड्स में चेंज लाए, अपने अप्रोच में चेंज लाए, कौन से एग्जांपल्स चेंज करे, किस बच्चे को कैसे समझ में आता है, बच्चा अपने अंदर क्या चेंज करे, ये सारी चीजें पता लगती हैं जब हम आकलन करते हैं, जब आप ये 30 नंबर का टेस्ट लगाएंगे।